हेलो कंपटीटर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जिसका कि टाइटल है आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फेडरलिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं संघवाद। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, फेडरलिज्म मतलब संघवाद। तो सबसे पहली बात आती है, क्या फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ, संघवाद क्या है, संघवाद किसे कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, स्टेट्स या प्रोविंसेस कह सकते हैं। मतलब सरकार का एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि पावर जो है दो यूनिट के पास या उससे ज़्यादा यूनिट के पास डिवाइड रहता है। मतलब एक तो सेंट्रल अथॉरिटी हो गया और एक दूसरा अथॉरिटी होता है, दूसरा यूनिट होता है स्टेट का या फिर प्रोविंस का। ठीक है, जिसको आप लोग लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि दो यूनिट में पावर का डिवीजन, ऐसा सरकार का सिस्टम। ठीक है, समझ गए। इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होता है, जिसको कि स्टेट या प्रोविंसेस, मतलब कि सेंट्रल के अंडर में या फिर सेंट्रल के साथ में काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है फेडरल, ठीक है, और एक होता है यूनिटरी सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फेडरल सिस्टम का मतलब टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया कि दो या उससे ज़्यादा। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में एक सेंट्रल है, ठीक है, दूसरा स्टेट है, तीसरा क्या है, तीसरा लोकल गवर्नमेंट हो गया। लोकल में ही आ जाता है आपका ये पंचायती राज और नगर निगम वाला नगर पालिका सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे भी देश में दो ही लेवल था, दो ही यूनिट था गवर्नमेंट का, एक था सेंट्रल और एक था स्टेट। एक अमेंडमेंट आता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे 1992 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd और 74th, और 1993 तो 1993 से ये एक्शन में भी आ जाता है, फोर्स में। तो उसमें ही ये नया दो लोकल गवर्नमेंट आया, पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी। और ये गांधी जी का बहुत पहले से कहना था कि एक लोकल गवर्नमेंट भी लोकल चीज़ों को देखने के लिए होनी चाहिए। तो बनाया गया 1992 में, थोड़ा लेट से आया लेकिन दुरुस्त आया। तो खैर इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में। तो फेडरल सिस्टम में हो गया टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे देश में क्या है, सेम टू सेम यही चीज़ है। यहाँ क्या है कि हमारा सेंट्रल तो एक मेन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, लेकिन दूसरा यूनिट क्या है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन में, लॉज मेकिंग में जो भी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं कि इसे आप हैंडल करेंगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेयर कभी भी नहीं होता है। अगर कभी किसी मामले में डिस्प्यूट हो भी जाता है कि नहीं, जब मैंने ये कानून बनाया हुआ है, तो स्टेट को भी कहा जाता है कि आप भी ऐसा कीजिए किसी फ़ायदे को देख करके, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही होती तो एक अनस्टेबिलिटी हो जाता है। तो उस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेती है वही सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पावर होता है लगभग उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट। इसमें स्टेट क्या रहते हैं, आज़ाद होते हैं, वो सेंट्रल के अधीन नहीं होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है फेडरल सिस्टम का। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिटरी सिस्टम, जिसको कि हिंदी में कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। इसमें सिर्फ एक लेवल ही होता है, बस एक ही कि हम ही जो बनाएंगे वही सब जगह लागू होगा, जो भी लॉज हम बनाएंगे। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू सब यूनिट्स और सब ऑर्डिनेट। तो अभी हम लोग फेडरल में क्या देखें, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है, फोर्स नहीं कर सकती कि आप भी ऐसा ही करें। वो बस एक रिक्वेस्ट कर सकती है या फिर एक गाइडलाइन दे सकती है कि सभी स्टेट अपने अकॉर्डिंग वहाँ का जैसा जोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है और जैसा भी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप इस लॉज से रिलेटेड संबंधित कुछ इधर उधर करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। लेकिन यूनिटी सिस्टम में क्या होता है कि सब पावर सर्वे सर्वा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहता है। ठीक है, तो इसका मेन डिफरेंस क्या हो गया, फेडरल सिस्टम में 2 और मोर, जैसे कि हमारे इंडिया में इन सेंट्रल, स्टेट और पंचायती म्यूनिसिपल है, लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। यूनिटरी में सिर्फ एक ही लेवल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, इसमें आज़ाद नहीं होता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम पावर जो है वो सेंट्रल के पास रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। दो ओनली 25 कंट्रीज ऑफ 193 आर फेडरेशंस, दे हाउस 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो टोटल कितने कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट है, जहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है 25 कंट्रीज में। टोटल कंट्रीज कितना, 193। तो 193 में 25 कंट्रीज में ही फेडरेशन है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है। फिर भी कितने पॉपुलेशन को ये रेगुलेट कर रही है, तो 40%, इतना कम होने के बावजूद। ठीक है, की एग्जाम्पल यूएसए, कनाडा, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ठीक है, ये सब जगह कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। लार्ज कंट्रीज यूजुअली प्रेफर फेडरलिज्म टू मैनेज डाइवर्सिटी। अब जो भी देश, जो भी कंट्रीज का एरिया जो है, बाय एरिया वाइज जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो जितना ज़्यादा एरिया वहाँ उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा, उतने तरह के लोग रहेंगे। तो उनको आप यूनिटरी सिस्टम से रेगुलेट या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप एक साथ उन्हें बांध के नहीं रह सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फेडरल गवर्नमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो भी देश बड़े बड़े हैं लगभग वो हर जगह जो है फेडरल गवर्नमेंट ही है। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी कहानी के साथ भी दिया हुआ है, उसी से मैंने ये करके नोट्स बना करके कि बस जो काम की बातें हैं वो उस पर सिर्फ फोकस करके मैंने ये बनाया हुआ और ये क्लास ले रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो आप एनसीईआरटी भी एक बार रीडिंग कर सकते हैं और हर किसी को करनी चाहिए। उसके बाद भी आप ये क्लास दे सकते हैं। अगर नहीं भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सिर्फ आप यहीं से समझ रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका कि एक एग्ज़ाम टाइम में फास्ट में रिवीजन करना है तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम काफ़ी है और आपने अभी अभी शुरुआत ही किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना या फिर सीबीएसई में ही जैसे क्लास 9 में ही आए हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ना ही चाहिए। वहाँ पे कहानी भी साथ में दिया हुआ रहता है समझाने के लिए। उससे आपको क्या होता है कि वो ज़्यादा दिन तक मेमोरी में सेव रहता है और अच्छे से समझ में भी आता है। और आप क्या होगा कि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आएगी कि आप अपने जूनियर को या फिर किसी और को भी जिन्हें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आई और आपको आ गई है तो आप उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये भी एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा जगह से नहीं है। यहाँ जो भी है सब एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, और जो भी बोर्ड है हमारा एग्ज़ाम लेने वाला सब एनसीईआरटी को ही प्रीफर करता है। अगर कोई फैक्ट है या कोई भी पॉइंट है तो वो एनसीईआरटी को ही प्रीफर करके सही मानता है। वो गूगल दिस दैट ये सब किसी को सही नहीं मानता है। ठीक है, क्योंकि ये सरकार की किताबें होती है। तो चलिए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, पहला फीचर है 2 और मोर टायर्स, मतलब वही 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, जो हमारे इंडिया में है। ठीक है, जो हमारे इंडिया में देखने के लिए मिलता है। दूसरा पॉइंट है
jurisdiction. Each tier has its own specific area of legal authority. अब क्या है कि 3 लेवल है, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल है। तो ऐसा नहीं है क्या तीनों के लिए सिटीजन भी अलग अलग है? अरे यार, रोड साइड पे घर रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कभी भी ये भोंपू बजाते हुए ट्रक या कोई भी गाड़ी जो है, सबसे पहले तो ट्रैफिक जो सिस्टम है उनको ऐसे हॉर्न पे पाबंदी लगवानी चाहिए। पे 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 पे, पे ये क्या भाई, एक पे करो वो काम हो गया, ये पे 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 करने की क्या ज़रूरत है। खैर चलिए देखते हैं सेकेंड फीचर फेडरलिज्म का, ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन, ईच टायर है इट्स ओन स्पेसिफिक एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी। अब होता क्या है कि भले लेवल 3 है, सेंट्रल है, स्टेट है और लोकल है, बट ये तीनों का सिटीजन एक ही होता है। सबका सिटीजन अलग अलग नहीं, तीनों का सिटीजन एक ही है। तीनों के लिए अलग अलग लेवल का गवर्नमेंट है। जैसे कि मैं जो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ, मुंगेर नगर निगम का, मुंगेर म्यूनिसिपल का। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं बिहार का भी सिटीजन हूँ, और बिहार का सिटीजन हूँ तो फिर मैं इंडिया का भी सिटीजन हूँ। ठीक है, तो सिटीजन तो मैं सबका हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी हूँ और लोकल गवर्नमेंट का भी हूँ, तीनों के अंडर हूँ। फिर भी क्या है कि सरकार के लिए अपना अपना एक मतलब एरिया बंधा हुआ है, एक लिमिटेशन है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह का लिमिटेशन है कि कोई भी लेवल वाला गवर्नमेंट इस यहाँ तक और इन चीज़ों में ही कानून बना सकती है या फिर इंटरफेयर कर सकती है, या उसका पावर है वो चीज़ करने का। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट के कानून में इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, और लोकल गवर्नमेंट जो भी लॉज मेकिंग करेगी अपने लोकल चीज़ों को देखते हुए उसमें स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इस तरह का ज्यूरिसडिक्शन है कि सब अपनी अपनी सीमाओं में फेडरल गवर्नमेंट में बंधे रहते हैं, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है। यही हो गया आपका ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमारे संविधान में, हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर लेवल के गवर्नमेंट के अथॉरिटी को मेंशन किया गया है। ठीक है, और उन्हें एक पावर दिया गया है, एक गारंटी दिया गया है कि आपसे आपकी शक्तियां नहीं छीनी जाएंगी, आपके मामले में इंटरफेयर नहीं की जाएंगी। ठीक है, उस तरह का कानून बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का, रिजिड गवर्नमेंट। क्या है? रिजिड गवर्नमेंट। प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली बाय वन लेवल। अब मान लेते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, क्या ये ओवरऑल इंडिया ये सब पे लागू होगा? अब अगर उसे चेंज करना हो, उनमें कोई बदलाव करना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है। ठीक है, यूनिलैटरल गवर्नमेंट में क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट जो भी ऊपर देखे थे फेडरल और यूनिटरी, तो उस वाले में क्या है कि अगर वो चाहेगा क्या ये रूल सही नहीं है या मेरे मन मुताबिक नहीं है, तो वो उसको तुरंत ही जो है वो चेंज करके कुछ नया ले आएगा या कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा। लेकिन यहाँ नहीं है, अगर वैसा रहता तो फ्लेक्सिबिलिटी रहता। यहाँ क्या है कि यहाँ आपको दोनों लेवल के गवर्नमेंट का ये चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होता है, बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है, एक फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो आप यहाँ के मतलब फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव करते हैं तो इसके लिए आपको दोनों लेवल के मतलब सेंट्रल और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। आप ऐसे यहाँ कुछ भी बदलाव
नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच। अब हम लोग मान लेते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में कुछ बोलने लगेंगे, क्योंकि आज़ादी है बोलने की। अब उसका मन हो जाएगा, वहाँ गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है और हमारे स्टेट में किसी और की पार्टी की है, जिसे हम लोग सपोर्ट करते हैं, मान लेते हैं ऐसा। लेकिन सेंट्रल में जो पार्टी है उसके खिलाफ हम लोग कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, कुछ से कुछ पोस्ट किए जा रहे हैं। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखे कि ये सब कुछ ज़्यादा ही यूज कर रहे हैं इस राइट का, तो दिमाग लगाएगी, अपना लोकसभा में जो एक बिल लाएगी कि भाई ये राइट टू स्पीच को हम लोग कुछ लिमिटेशन कर देते हैं कि आप इतना तक ही बोल सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर बोलते हैं तो आपको 6 महीने का जेल होगा या 1 साल का जेल होगा, या जुर्माना लगेगा इतने हज़ार का या इतने लाख का, जो भी है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और इसको चेंज करने के लिए आप अकेले नहीं, आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट में तो अलग अलग पार्टियां रहती है, अलग अलग स्टेट में। वो कुछ स्टेट में तो जो सेंट्रल में है वही पार्टी है, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस स्टेट में उसकी पार्टी नहीं है, कोई किसी और पार्टी के, उसकी अपोजिशन पार्टी की सरकार है, वहाँ से तो उसको नहीं मिलेगी परमिशन। तो ऐसे में ये लॉज बन नहीं सकेगा। तो इसलिए ये काफ़ी रिजिड यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कोर्ट एज एम्पायर। यहाँ कोर्ट को जो है एम्पायर के रूप में देखा जाता है। कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल डिस्प्यूट्स। अगर कोई भी लेवल या कोई भी अथॉरिटी हमारे किसी राइट्स को कम करती है, या उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, या उसे इग्नोर करके कुछ एक्शन लेती है, तो हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जो डिसीजन लेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वही सर्वमान्य होते हैं, उसे हर सरकार को मानना पड़ता है। ठीक है। एक तो ये हो गया, एम्पायरिंग का काम करती है। दूसरा क्या एम्पायरिंग करती है ये, क्या किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ही कोई इशू हो जाती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, कोई मतभेद झगड़ा हो जाता है, तो उसे भी डील करने का काम कोर्ट को दिया गया है। कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे दोनों में किसी बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, बहुत फ्रिक्शन हो गया है, तो वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करती है, वहाँ पे कोर्ट ही जाके डिसीजन लेती है, और जो डिसीजन लेती है वही सर्वमान्य होता है। ठीक है। अब लास्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये भी एक फीचर है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड फॉर ईच लेवल। तो रेवेन्यू, अब सरकार फ्री में तो नहीं चलती है, कोई भी काम फ्री में नहीं होता, सब में पैसा लगता है। ठीक है। तो वो पैसा आता कहाँ से, आएगा कहाँ से, तो उसको ही कहते हैं हम लोग रेवेन्यू। ठीक है। सरकार जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग चीज़ों से जो पैसों का उगाही करती है, उसको ही कहते हैं रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप लोग क्या क्या चीज़ों से रेवेन्यू ले सकते हैं, किन किन चीज़ का आप टैक्स डायरेक्टली ले सकते हैं। स्टेट के बारे में भी मेंशन है कि आप किन किन चीज़ों पर से टैक्स ले सकते हैं, किन किन चीज़ों से डायरेक्टली टैक्स ले सकते हैं। फिर आपको इनडायरेक्टली टैक्स कैसे ले सकते हैं और किन से ले सकते हैं। उसके बाद जो भी टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, उसमें से कितना % जो है वो किस स्टेट को देगी, कितने स्टेट को देगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में मनमानी नहीं कर सकता है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है तो मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे यूज करूँ, मुझे मन हो गया उससे ज़्यादा दे देने का, या मेरा मन नहीं ही देने का है, तो जी नहीं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि आपको इतना % आपको जो भी रेवेन्यू आती है वो आपको इनसे शेयर करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। ये सब डील है। ठीक है। तो ये सब फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। और जो दूसरा टाइप देखे थे यूनिलेटरल गवर्नमेंट में, वहाँ ये सब फीचर नहीं है, वहाँ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। वहाँ तो एक पार्टी का ही गवर्नमेंट है, तो वो जो चाहेगा वो डिसीजन करेगा, वही सबको मानना पड़ता है।
तो इसलिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट ही होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नीचे क्या है। हाउ फेडरेशंस आर फॉर्म्ड, ये संघ जो है ये कैसे बनता है। इसका दो टाइप है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। ये फेडरेशन जो है दो तरह से बनती है। पहला है कमिंग टुगेदर, जिसका मतलब होता है साथ आना, कमिंग टुगेदर, साथ आना। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट टू इंक्रीज सिक्योरिटी। अब इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एक साथ आकर के एक बड़ा सा यूनिट, एक बड़ा सा देश बनाती है। ठीक है, जिसको कहते हैं कमिंग टुगेदर, जिसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जो है कमिंग टुगेदर वाले टाइप से फेडरेशन बना है। एक होता है होल्डिंग टुगेदर, साथ रखना। लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब जगह पे जो हमारे देश में, तो इंडिया तो हमारा ही देश हो गया, तो स्पेन और बेल्जियम में भी होल्डिंग टुगेदर सिस्टम से जो है फेडरेशन बना है। मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं या फिर ऐसे कंट्रीज जहाँ होल्डिंग टुगेदर से फेडरेशन बना है, वहाँ क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच किया। ये सब पावर मेरा और ये सब पावर आपका। तो ये दो तरह से होता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। ये लोग साथ आए हैं अपना सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कि चलो भाई हम लोग छोटे हैं, अब अलग रहेंगे तो फिर मारा खाएंगे, चलो हम लोग सब एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट जो है फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। अलग अलग स्टेट सब, मतलब जितने भी स्टेट होते हैं सबका अपना अपना कानून और अपना अपना मनमर्जी होता है। वो किसी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर वाला में क्या है कि यहाँ पे भले पावर का डिवीजन है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रखा गया है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। फेडरेशन दो टाइप से बनते हैं, कमिंग टुगेदर और एक को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्या बनाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इंडिया को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इनिशियली अ टू टायर सिस्टम, यूनियन एंड स्टेट। शुरुआत में पहले ही बताया है मैंने कि दो लेवल ही था गवर्नमेंट का, यूनियन और स्टेट था। बाद में जाके कुछ साल बाद थर्ड टायर भी जुड़ गया हमारे में, जिसको फिर लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसके अंदर में आता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। अब क्या है कि ठीक है, तीन लेवल तो बन गया। अब तीनों आपस में लड़े झगड़े नहीं, कोई मतभेद नहीं हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारा व्यवस्था कर दिया गया। मतलब तीन लिस्ट बनाया गया। ठीक है, और मतलब कि तीन कैटेगरी बनाया गया, तीन लिस्ट बनाया गया। और एक लिस्ट हो गया यूनियन गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं, और एक लिस्ट हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं। और एक लिस्ट बनाया गया कंकरेंट लिस्ट, मतलब इसमें वो जिसपे कि दोनों ही लेवल वाली गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती है, नियम बना सकती है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको जुडिशरी जो है वही डील करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, 97 सब्जेक्ट्स है। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है, एक मिनट, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं यूनियन। यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितना सब्जेक्ट है, कितना मैटर दिया हुआ है, क्या इन चीज़ों पे
जो है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। इसमें फुल पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो 97 सब्जेक्ट, कितना, 97 सब्जेक्ट्स पे चीज़ों पर अधिकार है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी रूल या लॉज बनाने का। ठीक है, तो इसी तरह से बांटा गया है। तो जैसे कि डिफेंस, अब ये 97 में क्या आता है, 97 का 97 बताना तो अभी तुरंत क्लास में मुश्किल है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत का एक जगह दिया हुआ है सारा स्टेट का पूरा डिटेल में लिस्ट का पूरा डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है सब्जेक्ट, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मोटा मोटी मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस, इंटर स्टेट ट्रेड, इंश्योरेंस, सेंसस मतलब टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्री इनकम, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज ऑन टबाको एंड गुड्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों पे जो है नियम या फिर कोई लॉज जो है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। क्या क्या बताए, डिफेंस, सुरक्षा से संबंधित, पूरा देश का सुरक्षा करने का जिम्मा जो है किसको सौंपा गया है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवल है मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सब पे कंट्रोल किसका है, तो वो है इंडियन गवर्नमेंट। अगर इन तीनों को कुछ भी एक्शन लेना होता है तो ये किससे परमिशन लेते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो एक देश का सिक्योरिटी का जिम्मा जो है किसके हाथ है या फिर किसके लिस्ट में आता है, तो ये यूनियन लिस्ट का चीज़ हो गया। और फॉरेन अफेयर्स, विदेश से अगर कुछ भी डील करना है तो उसका भी हर चीज़ किसके अंडर में आता है, यूनियन गवर्नमेंट। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी कानून, जैसे कि पहले बहुत सारे बैंक थे और फिर हाल फिलहाल में 2014 के बाद कुछ बैंकों का यूनिफिकेशन किया गया, 2-3 बैंक को मिला करके एक बैंक बनाया गया। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवा सकती है, ये अंडर है यूनियन लिस्ट के, मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा कुछ कानून बना सकती है। करेंसी, जो पूरे देश में एक ही करेंसी लागू होता है, तो इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया जा सकता है, नहीं तो अलग अलग स्टेट है, सब अपना अलग अलग करेंसी चलाएगा। तो इसलिए सब देश में एक ही करेंसी हो, तो उसके लिए इस सब्जेक्ट को डाला गया है यूनियन लिस्ट में ही, मतलब इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कुछ भी डिसीजन ले सकती है। जैसे नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी होना है, कल से जो है नोटबंदी चालू है, ये कौन आके बोले थे 8 बजे, नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफिस, इंटर स्टेट ट्रेड, इंश्योरेंस, सेंसस, ये सब पे जो है कानून सिर्फ यूनियन लिस्ट ही के अंडर ही आती है, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितना है, तो 66 सब्जेक्ट है। दूसरा क्या आ गया, एक मिनट, स्टेट लिस्ट, इसमें टोटल कितना सब्जेक्ट है, 66। मतलब इन 66 चीज़ों पे, इन 66 चीज़ों पे, सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, लॉज मेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। तो स्टेट तो कई सारे हैं, तो सब स्टेट को अपना अलग अलग पावर है। बिहार गवर्नमेंट अपना बिहार में जो कुछ करना चाहेगी वो इंडिपेंडेंट है, वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक जो पूरा नेशनल वाइज लॉ जो बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाएगी, कुछ नया नहीं बनाएगी, अपना बनाएगी, अपने अकॉर्डिंग बनाएगी, वहाँ का जो भी आबादी है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी करेगी, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है उसको ध्यान में रख करके है। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, पुलिस आता है, तो पुलिस का वैकेंसी निकालना है या पुलिस का कहीं पे कुछ ट्रांसफ़र करना है, किसी को प्रमोशन देना है, तो ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है। ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने आएगी। ठीक है, इस पर पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है।
एग्रीकल्चर इरिगेशन पे भी सब कुछ करने का जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है। हाई कोर्ट, ठीक है, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट को कितना फंडिंग देना है, उसका कब इलेक्शन करवाना है, क्या मतलब लोकल गवर्नमेंट रखना है या नहीं रखना है हमारे स्टेट में, ये सब जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट लिस्ट में आ जाती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, लाइब्रेरी बनाना, म्यूजियम बनाना, लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन पे जो टैक्स लगता है और ये होल्डिंग टैक्स वगैरह, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है। कि इसलिए आप अलग अलग स्टेट जाएंगे तो आपको अलग अलग लैंड रेवेन्यू का टैक्स मिलेगा, अलग अलग मतलब पैसा लगेगा। कि मान लेते हैं किसी स्टेट में 20,000 में ही हो जाएगा तो यहाँ आपको 50,000 भी लग सकता है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज ऑन लिक्वर्स, शराब ये पे टैक्स लगाना, ड्यूटी लगाना, ये भी सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के ही जिम्मे है। इसलिए देखिए बिहार में जो है शराबबंदी है, एक ड्राई स्टेट है, मतलब यहाँ पे शराब बेचना जो है वो कानूनी अपराध है, कानूनन अपराध है। यहाँ पे अगर आप शराब पीते हुए या फिर बेचते हुए अगर पकड़ा गए तो आप पे मुकदमा हो जाएगा, FIR हो जाएगा। लेकिन वही आप इसके बगल में झारखंड है, वहाँ चले जाएंगे, वो भी एक स्टेट है, तो वहाँ आपको पे किसी भी तरह का कोई भी FIR नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है इस पर पाबंदी नहीं है, वहाँ खुलेआम है, वहाँ पर आराम से पी सकते हैं। ठीक है, शराब ले सकते हैं, शराब बेच सकते हैं, वहाँ किसी भी तरह कोई रोक टोक नहीं। देखिए 2 स्टेट हो गया अगल बगल, लेकिन 2 तरह का कानून है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, यही होता है स्टेट लिस्ट का मतलब। अब तीसरा होता है एक कंकरेंट लिस्ट। क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, इसमें टोटल कितना सब्जेक्ट है? इसमें 47 है। कितना है? 47 सब्जेक्ट है। मतलब बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज इन दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट में जितनी चीज़ें हैं, जितने सब्जेक्ट है, उस पर इंडियन गवर्नमेंट भी कोई रूल या फिर लॉज ला सकती है और स्टेट भी ला सकती है, दोनों अलग अलग अपना ला सकती है। ठीक है, कोई भी ला सकती है। और किसी वजह से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी चीज़ पे, किसी लॉज पे, किसी चीज़ों पे मतभेद हो जाता है जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में है उस पे, तो वहाँ पे लास्टली जो है किसके लॉज को या फिर रूल्स को प्राथमिकता दी जाएगी, किसको सर्वमान्य माना जाएगा? तो वो यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, मान लेते हैं किसी चीज़ पे, एग्रीकल्चर पे यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ और कानून ला दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ और कानून लाया। अब दोनों में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है कि नहीं? मतलब फॉर एग्जांपल कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है धान जो है खरीदेंगे 4,000 पर क्विंटल के दर से किसान से। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कह दे कि नहीं हम 2,000 में खरीदेंगे। ठीक है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट कहेगा कि आप 2,000 में क्यों लेंगे? 4,000 हम बोले 4,000 लीजिए। अब बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, नहीं ना हम इतना ही लेंगे, इतना में ही बेचेंगे। तो इस कंडीशन में क्या मान्य होगा? तो वो 4,000 वाला, क्योंकि वो यूनियन गवर्नमेंट का है। तो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट पे, अगर किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी लॉज और रूल्स को लेकर के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो यूनियन गवर्नमेंट के रूल्स या लॉज को ही माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है? जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, क्रिमिनल लॉज, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ड्रग्स एंड पॉइजन्स, एजुकेशन, ये सब आ गया कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, अब एक और होता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट। अब जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट इन तीनों में आने से रह गई, तीनों में नहीं आ सका,
क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय बहुत सारा अलग मतलब बहुत सारी चीज़ें उस समय नहीं थी सोसाइटी में या फिर देश में। बाद में इन चीज़ों का ट्रेंड आया, जैसे कि मान लेते हैं कि आईटी कंप्यूटर वगैरह का उस समय ट्रेंड नहीं था और उस समय हमारे देश में नहीं था, तो ये छूट गया, ये किसी भी लिस्ट में नहीं गया। तब इस पर अगर कोई कानून बनाना है तो क्या होगा? तो ऐसे ऐसी चीज़ों को ही रेसिडुअरी सब्जेक्ट में डाल दिया गया कि जो बच गया है या फिर जो भी चीज़ें बाद में नहीं आती जाएंगी वो रेसिडुअरी में जाएगा। ठीक है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट में। अब अलग बात है कि कोई अमेंडमेंट करके हम किसी भी सब्जेक्ट को सेंट्रल में ला सकते हैं या फिर स्टेट लिस्ट में ला सकते हैं, यूनियन लिस्ट में ला सकते हैं, कंकरेंट में ला सकते हैं, वो तो बात की चीज़ें हैं। और उसके लिए आप अकेले भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बताया है कि आपको स्टेट का भी परमिशन लेना होता है। ठीक है, तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट में क्या आ गया? सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट, जो तीनों लिस्ट में नहीं है जो सब्जेक्ट जो चीज़ वो यहाँ है। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दिस केस यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट। अब जैसे कि उस समय जिस समय हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, फॉर्म हो रहा था, उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नामक कोई चीज़ नहीं था, तो ये बाद में आया, तो ये आपका रेसिडुअरी सब्जेक्ट में है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट में नहीं है। और इस केस में फिर किसका चलेगा दादागिरी? तो यूनियन गवर्नमेंट का चलेगा। तो जो भी सब्जेक्ट रेसिडुअरी में है उस पर किसका चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो भी सब्जेक्ट जो है, जो भी चीज़ कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर यूनियन गवर्नमेंट का भी चलेगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी चलेगा। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट वाले लॉज को ही, रेगुलेशंस को या लेजिस्लेशन को ही माना जाएगा। यही डिफरेंस था आपके ये तीनों लिस्ट में। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए वही है जो भी मैंने समझाया। यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। कंकरेंट में आ गया एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडप्शन, सक्सेशन। रेसिडुअरी सब्जेक्ट लाइक आईटी, सॉफ्टवेयर, लॉज मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, मैंने समझा दिया, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब है लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। नो नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे देश में कोई भी किसी भी तरह का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि पता है कि हमारे देश में कितना डाइवर्सिटी है। कहीं कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, कहीं मलयालम बोलने वाले लोग हैं, कहीं तेलुगु बोलने वाले हैं, कहीं तमिल बोलने वाले हैं, कहीं राजस्थानी बोलने वाले हैं, कहीं गुजराती बोलने वाले हैं, तो किसी स्टेट में हिंदी बोलने वाले हैं, किसी स्टेट में उर्दू बोलने वाले हैं, फारसी बोलने वाले हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ का नेशनल लैंग्वेज हिंदी को अगर बना दिए या फिर किसी भी एक लैंग्वेज को, तो यहाँ भारी ड्रामा मच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी क्या कहते हैं अनस्टेबिलिटी हो जाएगा। जैसा कि हम लोग पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में देख लिए थे कि श्रीलंका में कितना अनस्टेबिलिटी था और है भी, इसी वजह से क्योंकि वहाँ सिन्हलीज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जबकि वहाँ तमिल बोलने वाले भी लोग हैं। ठीक है, वहीं बेल्जियम में हम लोग देखे थे कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से किया गया। वहाँ भी तो डच स्पोकर थे और जर्मन स्पोकर थे और फ्रेंच स्पोकर थे, लेकिन वहाँ भी तीनों को ध्यान में रख के लॉज बनाए गए, सबको पावर दिया गया। तो देखिए वहाँ से लोग कितने मिलजुल के अच्छे से शांति से पीसफुल इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो ठीक इसीलिए यहाँ भी कोई नेशनल लैंग्वेज किसी को बनाया ही नहीं गया, बस हिंदी को कह दिया गया कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप हिंदी में मांग लेते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो आपको हिंदी में दी जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज माना गया। ठीक है, कानूनी भाषा जैसे हिंदी, बंगाली, तेलुगु। ठीक है, जैसे कि हम बता देते हैं, ऐसे शुरुआत में जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय सिर्फ 14 था। कितना था? ओनली 14 लैंग्वेज ही था शेड्यूल्ड। बाद में ये बढ़ के हो गया 22। तो कौन कौन सा है? हिंदी है, हिंदी बोलने वाले लोग जो है 44% हो गए।
बंगाली हैं, तेलुगु हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, गुजराती है, कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है, पंजाबी है, असमीज है, कश्मीरी है, संस्कृत है, सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। ठीक है, तो ये देखिए अभी जो मैंने अभी जितना भी नाम लिया ये मैंने पूरा एकदम 1 to 22 तक सीरियल वाइज में लिया। ठीक है, अब जैसे 1967 मतलब 1967 में पहला बार कोई लैंग्वेज न्यू जो है वो ऐड हुआ, वो था सिंधी। उसके बाद एडिशन हुआ था इसमें 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, उसके बाद 2004 में ऐड हुआ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। कैंडिडेट्स फॉर सेंट्रल एग्जाम्स कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस। तो सेंट्रल एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो परीक्षा दे रहा होता है कैंडिडेट जो होता है वो इस 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में क्वेश्चन के लिए डिमांड कर सकता है, 23वां के लिए नहीं। ठीक है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हो तो आप इसी 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में ले सकते हैं, ये आपका लीगल राइट हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर 1965 टू एकोमोडेट नॉन हिंदी स्टेट। अब इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था कि ये 1964 तक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या किया जाए इसका। शुरुआत में कुछ लोगों ने इंग्लिश का अपोज किया था कि नहीं पूरी तरीके से इंग्लिश को पाबंद किया जाए हमारे देश में, लेकिन उस समय के कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि नहीं, इंग्लिश रहना तो बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, इंटरनेशनल चीज़ों को समझने के लिए। तो कहा गया था कि अभी रहने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक बार डिसाइड कर लेंगे। तो खैर तब से लेकर अभी तक इसे कंटिन्यू ही रखा गया है, क्योंकि जो नॉन हिंदी स्टेट है वहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आप कन्नड़, तो अब हर कोई लोग कन्नड़ नहीं सीख सकता है, तमिल, तेलुगु जितना भी टाइप के हैं लैंग्वेज वो नहीं सीख सकता है। तो इंग्लिश क्या है कि ये लगभग सभी लोग, सभी स्टेट वाले समझते हैं और जानते हैं, तो ये इसलिए इसको कंटिन्यू रखा गया। अब अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सा लैंग्वेज बोलने का इंडिया में है, तो हिंदी है। हिंदी के बाद पूछे किसका है तो बंगाली का है, उसके बाद किसका है तो तेलुगु का है। टॉप 3 क्या है? हिंदी, बंगाली, तेलुगु। अगर टॉप 5 पूछ रहे हैं तो वो भी बता देते हैं, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल। ठीक है, अब है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इंडिया में कि पावर को जो है वो थोड़ा सा और डिसेंट्रलाइज किया जाए, थोड़ा सा और इसको शेयर किया जाए, बांटा जाए, तब जाके बना लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, 1992 से हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लेवल लोकल गवर्नमेंट। क्यों लाया गया? लोकल इशूज आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। बेल्जियम वाले कहानी में हम लोग पढ़े थे ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया था कि जो भी कम्युनल चीज़ें होगी, कम्युनिटी से रिलेटेड कल्चर, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी लॉज बनाने का काम कम्युनिटी गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि वो अपने कम्युनिटी को अच्छे से समझती है। जैसे डच का एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट था, जर्मन लोग का एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट था। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी है, लोकल इशूज आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। लोकल इशूज को लोकल लेवल पे ही सबसे अच्छे तरीके से सेटल किया जा सकता है, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट को पूरा इंडिया का जिम्मेदारी, अब वो अलग अलग लोकल चीज़ों को कैसे उतना मतलब ओवरव्यू कर सकता है, तो इसलिए एक बनाया गया। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्स डेमोक्रेटिक हैबिट। तो 1992 अमेंडमेंट में एक 73rd और 74th दोनों अमेंडमेंट आया, जिसने कि डिसेंट्रलाइजेशन को इंडिया में और मजबूत किया और तीसरा लेवल को ऐड किया गया। ठीक है, तो एक मिनट,
तो 1992 के 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जोड़ा गया और 74 अमेंडमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज़ को, नगर पालिका गवर्नमेंट को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब लोकल गवर्नमेंट के तौर पे। तो ये गवर्नमेंट का आर्टिकल क्या है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का शेड्यूल जो है वो आपका 11th हुआ और आर्टिकल 243 हुआ। अब 243 में ए बी सी डी लेके ओ तक जो है ये पंचायती राज हो गया। 243 ए टू ओ तक हो गया आपका पंचायती राज। उसके बाद भी 74 अमेंडमेंट, 74वां संशोधन जो म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा, वो भी 243 आर्टिकल, ठीक है, 243 243 वो भी इसी के अंदर आया। लेकिन उसका क्या था रेंज? 243 टू 243 ZG तक म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा गया, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटी का नया शेड्यूल भी जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 12वां। 11वां हो गया पंचायती राज और 12वां हो गया म्यूनिसिपैलिटी। और क्या क्या हुआ डिसेंट्रलाइजेशन करने पे? और इस अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ? तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन 1/3 सीट्स रिजर्व्ड। कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट में जो है 1/3 पार्ट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। लेकिन हमारे बिहार में तो 50% रिजर्व है। टोटल मान लीजिए कि 10 सीट है तो यहाँ 5 सीट वुमेन का ही है, बाकी 5 सीट पे कोई भी लड़ सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब कि मैंडेटरी किया गया कि रेगुलर इलेक्शन हर 5 साल में पंचायती राज का भी इलेक्शन होगा और म्यूनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन होगा। और इनका इलेक्शन कराने का जिम्मा दिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। एक तो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा होता है हर अपना अलग अलग स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया इलेक्शन कमीशन के तहत। और क्या क्या किया गया? कुछ सीट को SC, ST, OBC इसके लिए रिजर्व किया गया। मान लेते हैं कि 10 सीट है, 10 में से 1/3 कर दिया गया कि ये वुमेन का रहेगा। उसके बावजूद और जो सीट बचा उसमें कुछ सीट जो है कि 2 सीट पे SC या ST वाले ही लड़ेंगे, इन 2 सीट पे OBC वाला ही सिर्फ चुनाव लड़ सकेगा, बाकी जो फिर बच गया उस पे जनरल या कोई भी लड़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें की गई। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर हो गया फिनिश फेडरलिज्म का। और NCERT क्लास 9 के सिविक्स बुक में भी इतना ही दिया हुआ जितना मैंने आपको बताया है। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई थी, कुछ चीज़ें मैंने ओरली बताया है, आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ों को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ बोला तो कुछ चीज़ों को मैंने भी शॉर्ट में बोल दिया, तो आप उन चीज़ों को गूगल पे सर्च करके थोड़ा डिटेल में नोट्स बना सकते हैं। उसके लिए आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। मैं आपको ये गारंटी नहीं दूंगा कि बस इतना ही करने से आप सब कुछ जान जाएंगे या फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं। ये मैंने अपना नोट्स बताया है आपको, मुझे जो सही लगा वो, ठीक है। आपको एक बार कम से कम NCERT 1 by 1 पढ़ना है। और कुछ भी आपके अंदर जिज्ञासा आती है कि अच्छा कंकरेंट लिस्ट में आखिर है कौन कौन सा सब्जेक्ट या स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो जैसे वो यहाँ लिखा हुआ नहीं था, तो उसके लिए आप पूरा डिटेल में किसी भी बुक या गूगल पे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके MCQ टाइप से, MCQ टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। ताकि साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि चैप्टर के साथ टेस्ट भी कर रहा हूँ, क्विज भी लेके चल रहा हूँ, ताकि आपका दोनों तरीके से प्रिपरेशन होता जाए, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें।